झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, जहां का वीडियो का पार्ट नंबर 23 देखने को मिलेगा। झारखंड के सीजीएल एग्जाम में 20 क्वेश्चन इसे बनेगा, अलग अलग एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाएंगे। बाकी पेपर 1 के लिए कोर्स है आपका हिंदी इंग्लिश, आप लोग पढ़ना भी चाहते हैं, ओके, झारखंड के लिए स्पेशल है, जस्ट 399 में आप लोग के लेवल अवेलेबल करवा दिया हूँ। जैसे सीजीएल तक मेन टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आगे भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। ओके, स्टडी मटेरियल आपको जुलाई में दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आज आपके लिए साइंस में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है द SMAP सेटेलाइट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट मॉइस्ट इज लॉन्च्ड बाय। SMAP सेटेलाइट है जो कि पृथ्वी पर नमी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताना है। नासा, इसरो, जाक्सा या फिर CNSA। नासा और इसरो तो जानते होंगे, जाक्सा जो होता है जापान का और CNSA होता है चाइना का स्पेस एजेंसी है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी होगा, जिसको कि फॉर्म किया गया था आपको 29 जुलाई 1958 में जो है इसको फॉर्म किया गया था नासा को। ओके, तो इसको याद रखिएगा। और 1958 में तो आपका जो इंडिया का DRDO है, ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर्स का दिल्ली में होगा, DRDO का। ओके, तो नासा के बारे में बात हो रहा था। और 29 जुलाई को आप लोग ग्लोबल टाइगर डे भी मनाते हैं, इसको याद रख लें। बाकी आप आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे, नासा इसका आंसर हो गया। और हम लोग बात कर रहे थे SMAP सेटेलाइट के बारे में, इसका फुल फॉर्म भी होता है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा इरेज करता हूँ। देखिए इन्फॉर्मेशन भर भर के रहेगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन, फालतू चीज़ नहीं दूंगा, इतना इन्फॉर्मेशन होगा आप लोग के लिए लुक्रेटिव होगा अलग अलग एग्जाम में। SMAP का फुल फॉर्म होता है सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव, तो SMAP हो गया। इसको लॉन्च किया गया था 31 जनवरी 2015 में, नासा इसको लॉन्च किया था। और इसको पता होगा कि जो होता है वन ऑफ द फर्स्ट ऑस्ट ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट था, ठीक है, तो डेवलप किया गया था इसको सॉइल के लिए, ओके, मॉइस्चर पता करने के लिए, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। ओके, चलिए आंसर हो गया नासा। बाकी चलिए थोड़ा सा कुछ बताता हूँ इसरो के बारे में। इसरो को जो आप लोग इस्टेब्लिशमेंट किए थे वो 15 अगस्त 1969 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, आपको आइडिया होगा। और 1969 में क्या हुआ था, 1969 में फर्स्ट टाइम जो है से आपको पता होगा मून पर जो है से ह्यूमन पहुंचे थे। नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है, उसके बाद एडविन थे और एक एल्ड्रिन, 3 तरह के पर्सनालिटी थे। ओके, तो 1969 में ही हुआ गए थे। ओके, तो इसको याद रखिएगा। 15 अगस्त को नहीं गए थे, उन लोग गए थे आपका 19 जुलाई को गए थे ना, 19 जुलाई को। बहुत देखिए बहुत ही फेमस यह चीज़ है, तो आपको उसे डेट भी पूछ सकते हैं। ओके, 1969 इसको याद रख लीजिएगा, 19 जुलाई को था। बाकी इसरो को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 15 अगस्त 1969 को, इसको आप लोग याद रखें। बाकी इसरो के अभी वर्तमान में चेयरमैन आपका एस सोमनाथ है ना, एस सोमनाथ अभी इसके वर्तमान चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इसका जो है से बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितना भी स्पेस वगैरह का सैटेलाइट का काम होता है वह करता है आपका इसरो, और जो मिसाइल वगैरह का काम जितना देखते हैं वह करता है आपका DRDO, तो इसमें अंतर होता है। तो नासा हो गया, इसरो वगैरह सारा बता दिया, दोनों के बीच में याद रखिएगा। और इसरो जो है से लॉन्च करने वाला आदित्य L1 2023 तक ना प्लान है। पहले मैं आपको 2021 बताया था, डेट ऑफ चेंज करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए थे ना, तो 2023 तक हो गया है। तो याद रखिए 2023 तक इसरो जो है से आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। आदित्य L1 जो है सन के लिए है, आदित्य पता है ना, सन को बोला जाता है। बिहार और झारखंड से बिलोंग करता है, आपको आदित्य मतलब पता होगा, छठ पूजा में कितना पूजा होता है, उनका गाना होना होता है, गीत वगैरह। व्हाट इज द रीजन ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज है, आपको बताना है कि उसका रीजन क्या है। एक हेरिडिटी डिजीज है, इन्फेक्टियस डिजीज है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 है, या फिर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन है, क्या होता है। यहाँ से देख लीजिएगा, हीमोफीलिया जो है ना एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिजीज हो जाता है। ओके, तो अगर किसी के माता पिता में अगर डिजीज है हीमोफीलिया नाम का, तो ये जो है से आपका यहाँ से देखने को मिल जाता है कि बच्चों में भी चला आता है, तो एक तरह का हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक रोग चला जाएगा। ओके, ऐसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन K वगैरह। ओके, अगर देखिएगा कि रक्त वगैरह जो होता है थक्का नहीं बनता है, ओके, तो रक्त थक्का नहीं बनता है तो उसी को हीमोफीलिया कहते हैं। और रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी होता है, आपको पता होगा, तो यही इसमें नहीं हो पाता है, तो इसको आप लोग हेरिडिटी डिजीज हीमोफीलिया कहते हैं। इसको आप लोग याद रखें, हीमोफीलिया। देखिए एक तरह का यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन होता है उसके चलते 2 बीमारी होता है, एक क्वासियोर होता है, एक मरासमस, ठीक है, तो 2 डिजीज होता है मरासमस, तो 2 डिजीज याद रखिएगा, या प्रोटीन का कमी के चलते होता है। ओके, चलिए। और विटामिन B12 आपको याद रखिएगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है ना, साइनो कोबालामिन, इसका आप लोग नाम याद होगा।
आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। हेरिडिटरी डिजीज होता है विटामिन के, और विटामिन के का आपका साइंटिफिक नेम फिलोक्यूनिन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, ओके। और ब्लड में एक पिगमेंट होता है हेपरिन, जो कि उसको थक्का जमने में मदद। क्वेश्चन 3 देखते हैं, द फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्टेब्लिश्ड बाय इसरो वाज। बोला जा रहा है कि जो प्रथम स्पेस ऑब्जर्वेटरी था जो कि इसरो के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था वह कौन था। यानी कि इसको स्पेस ऑब्जर्वेटरी होता है, स्पेस को आप लोग एक्सप्लोर करने के लिए इसको इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, इसको अंतरिक्ष वेधशाला के नाम से आप लोग जानते हैं। कौन था, एस्ट्रोसैट, कार्टोसैट, चंद्रयान 1 या फिर चंद्रयान 2। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट को जो है से आप लोग लॉन्च किए थे 2015 में, इसको याद रखिएगा, सितंबर 28 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। एक तरह मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ओके। इस तरह से कुछ इसका ऑब्जर्वेटरी है। आंसर इज ए। बाकी देख लेते हैं यहाँ से चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 जो था बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको 2008 में आप लोग को लॉन्च किए थे, ओके। और उस समय जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था उसका नाम था PSLV C11। तो PSLV C11 से इसको लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 जैसे आपका लेटेस्ट है 2019 में इसको आप लॉन्च किए हैं। GSLV नाम तो सुने होंगे, GSLV, ओके, मार्क 3, GSLV मार्क 3 है, जिसको कि आप लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं। इस रॉकेट का नाम बाहुबली है, तो इसी से इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा 2008 में, एक 2019 में है, ओके। क्वेश्चन 4 देखते हैं, सिल्क इज मेड ऑफ विच नेचुरल फाइबर। सिल्क जो होता है किस नेचुरल फाइबर से बना होता है, फैट्स, प्रोटीन, सेल्यूलोज या स्टार्च। आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन से बना होता है सिल्क, इसको याद रखें। अब वह प्रोटीन का नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका नाम है फिब्रोइन प्रोटीन। क्या नाम है इसका, फिब्रोइन प्रोटीन है। इसी से जो है से आपका सिल्क बना होता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सिल्कोम वगैरह देख लीजिएगा, इसका नाम होता है बोम्बैक्स मोरी भी कहा जाता है इसको। आंसर प्रोटीन हो गया। बाकी एक चीज़ याद रख लीजिए, जो आप लोग आर्टिफिशियल सिल्क देखते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है, तो रेयन को। तो इसको याद रखिएगा, रेयन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। और एक चीज़ और याद रखें, जो फर्स्ट फाइबर था, ये सारा फाइबर के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर होता है या फिर मैन मेड बोल सकते हैं, तो फर्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर जो बनाया गया था लैब में, वह था आपका नायलॉन। क्या था, नायलॉन। नायलॉन 2 सिटी से नाम पे बना है ना, न्यूयॉर्क और लंदन, 2 जगह के साइंटिस्ट है, इसीलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर जो फर्स्ट बनाया गया था नायलॉन था। आर्टिफिशियल सिल्क को रेयन को बोलते हैं। सिल्क जो होता है प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और उस प्रोटीन का नाम फिब्रोइन होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 5 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट है और उनके द्वारा किया गया कुछ आविष्कार इन्वेंशन है, तो आपको बताना है कौन जो है से आपका सही से मैच नहीं है। जेम्स वाट के बारे में कहा जा रहा है कि यह स्टीम इंजन यानी कि भाप के इंजन का आविष्कार किए थे। एजी बेल है, वह टेलीफोन का आविष्कार किए थे, टेलीफोन का। जेल बियर्ड जो है आविष्कार किए थे टेलीविजन का। और जो जे पार्किंस है वह पेंसिलिन का आविष्कार किए थे। कौन इसमें गड़बड़ है, आई होप कि इसमें पता चल गया होगा ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पेंसिलिन जो है आपका जे पार्किंस आविष्कार नहीं किए थे, इसको इन्वेंट नहीं किए थे। यह किया गया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था पेंसिलिन। और पेंसिलिन जो है एक तरह का फंगस से प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। पेंसिलिन जो है एक तरह का फंगस से यानी कि कवक से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। बाकी जेम्स वाट जो है स्टीम इंजन का आविष्कार किए थे एजी बेल। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही है, कंफ्यूजन मत हुई, एजी बेल अलग चीज़ नहीं है। और जॉन लॉगी बेयर्ड है, टेलीविजन का आविष्कार किए थे, ओके। सारा का सारा ऐसा ही है। जे पार्किंस एक पर्सन देख रहे हैं, या पार्किंसन डिजीज का जो है के बारे में पता लगाए थे। एक न्यूरोलॉजिकल एक डिजीज होता है ना, ब्रेन वगैरह से रिलेटेड होता है, जिसमें आप लोग सीटेट वाले और जो भी टीचर वाला के एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोग को तो पता होगा पार्किंसन डिजीज, ओके। आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो जे पार्किंसन आप लोग को देख लीजिएगा। वैसे वहाँ से पार्किंसन डिजीज रिलेटेड है। पेंसिलिन से है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फंगस से प्राप्त किया जाता है पेंसिलिन, इसको याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ल्यूकेमिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ल्यूकेमिया जो है किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। देखिए ल्यूकेमिया का स्पेलिंग भी आप लोग याद रखें, हो सकता है इसको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में दे दें, इंग्लिश में पूछा जा सकता है। आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो आपका 5 ज्ञानेंद्रिय खुला रहना चाहिए। अब यहाँ से ल्यूकेमिया देख लिए तो स्पेलिंग में ध्यान दे लीजिएगा, तो आपका ये इंग्लिश में भी काम आ जाएगा। तो आपको पढ़ना ऐसे ही चाहिए, कोई भी चीज़ छोड़ के मत भागिए, ओके। ल्यूकेमिया का स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ल्यूकेमिया को आपको बताना है कि यह किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, ब्लड, आइज, किडनीज और लिवर। अगर मैं इसका कॉमन नेम बता दूं तो आप लोग इसका आंसर आराम से कर लेंगे। ल्यूकेमिया को बोला जाता है ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर। तो अब तो आंसर आपको मिल गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो है आपका ब्लड से रिलेटेड होता है। कैंसर अलग अलग तरह का होता है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें एक ब्लड कैंसर आता है, इसका स्पेशल नाम है ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया में देखिए कुछ ब्लड इस तरह का हो जाता है। ओके, ल्यूकेमिया में नॉर्मल ब्लड ऐसा होता है, और ब्लड जब कैंसर हो जाता है तो इस तरह से देखिए आप लोग को देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इस तरह से हो जाता है ल्यूकेमिया। ओके, ब्लड तो बहुत चीज़ आपका जो है से ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें एक मेन है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जो है से आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कैरी करने का काम होता है वह हेमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन करता है, इसको याद रखिएगा, HAEMOGLOBIN, हेमोग्लोबिन। O2 को कैरी करता है, और ब्लड का कलर लाल होता है क्योंकि इसमें एक मेटल पाया जाता है मैग्नीशियम, जिसके चलते यह लाल होता है, इसको याद रखें। आई से रिलेटेड एक डिजीज है जीरोथैल्मिया, आप एक से लिखा जाता है। ओके, चलिए, किडनी वगैरह हार्मोन आपको पता होगा 2 होता है, जिसका यूनिट आपको न्यूफ्रॉन देखने को मिलता है। लिवर वगैरह तो आपको पता होगा, बॉडी में आपका लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, और स्मॉलेस्ट आपका ऑर्गन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, 0.5 ग्राम ओनली वेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, आपका ब्रेन में पाया जाता है। और लीवर तो आपको पता होगा लगभग 1.5 kg का होता है, तो इस लार्जेस्ट ऑर्गन देखने को मिलता है। ओके, या बाइल जिसको सेक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में आपका स्टोर रहता है। लीवर से रिलेटेड डिजीज है, जैसे कि आप लोग देखिएगा जॉन्डिस वगैरह हो जाता है। ओके, या फिर आपको हेपेटाइटिस वगैरह हो जाता है, तो लीवर को अफेक्ट करता है, इसको याद रखें। हिंदी इसका यकृत होता है। फॉर द टाइम बिंग योर आंसर इज ब्लड। देखिए ल्यूकीमिया जो डिजीज है उसमें कुछ ब्लड देख लीजिएगा इस तरह से होता है, तो मैं तो डिस्कस कर ही दिया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आज कुछ फेमस क्वेश्चन मैं लिया हूँ। ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो होता है लार्जेस्ट होता है, मेडुला ऑब्लंगोटा, सेरेब्रम, या फिर सेरेब्लम, या फिर मिड ब्रेन। इसका आंसर होगा आपका सेरेब्रम। ध्यान दीजिएगा, सेरेब्रम लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट में आर है ना, तो इसमें र होता है, ल नहीं। सेरेब्रम और सेरेब्लम में आपको कंफ्यूजन होगा, तो पूछेगा लार्जेस्ट, तो लार आ जाएगा ना, लार्जेस्ट आर, तो लार्जेस्ट में सेरेब्रम लगा लीजिएगा, सेरेब्रम वाला, तो आर से आर कनेक्ट कर लीजिएगा, तो सेरेब्रम हो जाएगा, इसको भूलना नहीं है। लार्जेस्ट पार्ट होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देख लीजिएगा आपका ब्रेन वगैरह का हिस्सा सारा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बाद यहाँ पे सेरेब्रम है, उसके बाद यहाँ पे सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, और भी अलग अलग पार्ट वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, ब्रेन का जितना भी जो हड्डी होता है, एक भी बोन जो है सब मूवेबल नहीं होता है। ओनली यहाँ पे जो आपका देखने को मिलता है, जो आपका जबड़ा होता है, वही एक मूवेबल बोन होता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। आता है फैथोमीटर इज यूज टू मेजर। फैथोमीटर का प्रयोग आप लोग कहाँ पे करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को तीव्रता को नापने के लिए, रेन वर्षा को नापते हैं, डेप्थ ऑफ सी नापते हैं, या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड को नापते हैं। किसको नापते हैं? देखिए फैथोमीटर का यूज करके आप लोग डेप्थ ऑफ सी को नापते हैं, डेप्थ ऑफ सी को नापते हैं। ओके, कितना गहराई वगैरह है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच तो आपको पता ही होगा, आपका जो पैसिफिक ओशन में है, सबसे जो है से गड्ढा जगह है आपका पूरा पृथ्वी पे। तो डेप्थ ऑफ सी हो गया, नापने के लिए फैथोमीटर का यूज करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापने के लिए आप लोग जो है से रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है ना, इस पर रिक्टर स्केल को नापा जाता है भूकंप की तीव्रता, इसको याद रखिएगा, रिक्टर स्केल। एक रेन होता है, तो रेन तो अभी मैं लगता है संडे टेस्ट में आपको पढ़ाया था। एक रेन गॉज होता है, उसमें बताया भी था कि रेन गॉज का प्रयोग आप लोग रेन को नापने के लिए करते हैं, कितना मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा उससे नाप लेते हैं हम लोग की बारिश कितना हुआ। ओके, डेप्थ ऑफ आंसर हो गया। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को नापने के लिए आप लोग डेसिबल का यूज करते हैं, यूनिट इसका डेसिबल होता है ना, इसको याद रखें, साउंड। ओके, चलिए, बाकी अलग अलग एक ही का, जैसे समुद्र वगैरह में आप लोग जाते हैं तो एक सोनार भी एक यंत्र होता है ना, उससे भी बहुत सारी चीज़ को लोकेट वगैरह आप लोग कर सकते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, काम करता है इस पर। ठीक है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, व्हेन द रॉक्स ऑफ ग्रेफाइट आर ट्रांसफॉर्म्ड देन इट बिकम्स। क्या होता है? देखिए यहाँ से एक चीज़ याद रख लीजिएगा, या कि जब जो है से ग्रेफाइट का रॉक, जब देखिएगा ग्रेफाइट जो है ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या बनता है? मार्बल बनता है, स्लेट बनता है, क्वार्टजाइट बनता है, या फिर जिनेसिस बनता है। तो ये आपका नई तरह से इसका नाम होता है नीस, तो ये नीस बनता है। क्या बनता है? नीस बनता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप लोग याद रखें, जब ग्रेफाइट का चट्टान ट्रांसफॉर्म होता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रहता है, तो यह क्या बन जाता है? यह बन जाता है आपका नीस बन जाता है, नीस, या कहीं कहीं नाइस पे देखने को मिलता है इसका नाम। ओके, तो इसको याद रखें। बाकी जितने भी आप लोग को देखने को मिल रहा है, मार्बल हो, स्लेट हो, क्वार्टजाइट हो, जिनेसिस, सारा का सारा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, तो चारों याद रख लीजिएगा। क्या बताया? मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट या फिर जिनेसिस, सारा का सारा जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, क्वार्टजाइट तो मैं बता दिया कि यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन जो क्वार्ट्ज आप लोग नाम सुने हैं, QUARTZ, या क्वार्ट्ज मेटामॉर्फिक नहीं, इग्नियस रॉक है। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में?
आग्नेय चट्टान इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। इग्नियस रॉक को आग्नेय चट्टान बोला जाता है। तो इसको याद रखें आप लोग। क्वार्ट जो है से एक इग्नियस रॉक है, लेकिन क्वार्टजाइट जो है से आपका एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सारा एग्जांपल आपका यहाँ पे है। एंसरजेनेसिस हो गया। ग्रेफाइट आपका जो लगेगा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर लगेगा उस पर, तो क्या बन जाएगा, नीस बन जाएगा या नाइस बन जाएगा, यह होता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन होता है, कार्बन का फॉर्म होता है, वो फ्री होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, जिसमें आपका एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है आयंस। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जाता है। विच रिएजेंट इज यूज्ड, इज यहाँ पे मिस है ना, विच रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अगर पत्ती में स्टार्च वगैरह होता है, आप लोग को पता होगा, मैं आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड वगैरह को स्टोर करके स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं। ओके, तो वहाँ पे स्टार्च को पता लगाने के लिए आपको किसका यूज करते हैं, एक तरह के एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होंगे क्लास 10th में। एक तरह का फेलिंग सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन, मिलियन रिएजेंट या फिर ब्रेंडेक्स सोल्यूशन, किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप लोग स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आप लोग आयोडीन सोल्यूशन का यूज करते हैं। किसका, आयोडीन सोल्यूशन का इसका यूज करते हैं। उसमें ब्लू कलर आप लोग को देखने को मिल जाता होगा। ओके, आप लोग जो टेस्ट किया जाता है तो जो रंग होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आयोडीन आपका होगा, ब्लू या डीप ब्लू हो जाता है, इस तरह से कुछ था ना, देख लीजिएगा। तो आयोडीन सोल्यूशन इसमें यूज होता है। और बाकी सारे जो रिएजेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। जो फेलिंग सोल्यूशन होता है वह अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को पता लगाने के लिए यूज होता है। अल्डिहाइड कीटोन तो पता होगा, अल्डिहाइड को CHO बोला जाता है, और कीटोन ग्रुप जो होता है उसको COO बोला जाता है। ओके, चलिए जनरल फार्मूला बता दो, नहीं उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मुझे तो पता तो फिंगर टिप में है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, फेलिंग सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आता है वेनेडिक सोल्यूशन। यहाँ पे ग्लूकोज टेस्ट के लिए यूज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 ना, तो ग्लूकोज हो गया। सुक्रोज का C12H22 और O11, इसका फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, यानी कि चीनी का। इस तरह से एक मिलियन रिएजेंट आप लोग देख लीजिएगा, इसका यूज होता है आपका प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। किसके टेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए होता है। तो यही सारा कुछ था। आपका करेक्ट आंसर आयोडीन होगा। इसमें आपको लिप में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए यूज करते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रूट पैरासाइट। बोला जा रहा है कि कौन एक रूट पैरासाइट है, बताइए इनमें कौन से एक जड़ परजीवी है। फाइकस, सेंटेलम, कसकट्टा या फिर यूफोरिया। देखिए, कसकट्टा भी एक पैरासाइट होता है, लेकिन यहाँ पे जो रूट पैरासाइट बोला है, जो जड़ परजीवी, उसमें आपका आंसर हो जाएगा सेंटेलम। आइए दिखाते हैं आपको सेंटेलम कैसा होता है। सेंटेलम ट्री आप लोग देख लीजिएगा, सेंटेलम एल्बम इसका नाम है। इसका नाम है आपका ईस्ट इंडियन सैंडलवुड। सैंडल मतलब चंदन होता है, ठीक है। सैंडलवुड इज ए मीडियम साइज सेमी पैरासाइटिक ट्री। देखिए, इसे सेमी पैरासाइटिक ट्री है, इसका नाम है सैंडलवुड। ओके, इसको याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ से देख लीजिएगा, एक पैरासाइटिक प्लांट है। बाकी कसकट्टा भी एक तरह का देखिएगा, एक तरह का प्लांट एक तरह से बोल सकते हैं, कि दूसरे पेड़ पर उग जाता है कसकट्टा। अमरबेल वही इसको बोला जाता है। पीला पीला कलर का देखे होंगे, बरसात में किसी पेड़ पर चढ़ जाता है। देहात में इसको अलग जरी बोला जाता है, ठीक है। तो देहात से आते होंगे तब समझ में आ चुका होगा, कसकट्टा या फिर अलग जरी। ओके, तो आंसर आपका सेंटेलम हो जाएगा। यह एक जड़ परजीवी यानी कि रूट पैरासाइट का एग्जांपल है। पैरासाइट क्या होता है, कुछ ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर रहते हैं उसको पैरासाइट बोलते हैं। जैसे आपका सर वगैरह में जू रहता है, ओके, उसको पैरासाइट वगैरह बोलते हैं। मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो भी एक पैरासाइट है, आपका ब्लड में रहता है, आरबीसी को अफेक्ट करता है, आपको पता होगा। ओके, क्वेश्चन 12 देखते हैं। हु गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है सिर्फ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। आनुवंशिकता का नियम दिए थे और आनुवंशिक के पिता भी कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जेम्स वाटसन या फिर रॉबर्ट ब्राउन। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जो जॉन मेंडल थे वही जो है सेम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, आनुवंशिकता का नियम, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछते हैं कि जो जॉन मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, वो अपना एक्सपेरिमेंट किस पौधों पर किए थे। तो आपको मटर के पौधा याद होना चाहिए, ठीक है। मटर का पौधा ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो पौधा वो मटर था। बाकी चार्ल्स डार्विन भी एक जाना पहचाना नाम लग रहा होगा आपको, तो यह जाना पहचाना नाम है। इनका एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत बार पूछा जा चुका है कि बुक किसने लिखा है। चार्ल्स डार्विन। यह इवोल्यूशन थ्योरी के लिए फेमस है। इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन थ्योरी अगर पूछे कौन दिए थे, तो इवोल्यूशन थ्योरी जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह बुक लिखे हैं, इसको याद रखें। जेम्स वाटसन तो पता होगा, जो आपका डबल हेलिक्स मॉडल था डीएनए का, उसको कौन किए थे, वाटसन और क्रिक किए थे। आपको उसका
खोज किए थे, तो आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसका, वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? आपका जो सेल होता है लिविंग सेल, उसका जो न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस होता है, उसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ओके, तो इसको याद रखें। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन के बारे में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब एक न्यूमेरिकल आपके लिए है। इफ़ यू थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द बॉल टू रिटर्न इन योर हैंड। अगर हाथ से फेंकते हैं सीधा वर्टिकली अपवर्ड है, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकली अपवर्ड एकदम सीधे फेंका गया है, 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया है, तो कितना समय में आपके पास हैंड पे आ जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आपका जो है से इनिशियल वेलोसिटी जो है से जो यू है वह 60 है। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं आपके लिए। देखिए, एक आपको जब आप लोग याद है, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा v माइनस यू बराबर AT या GT, जी एक्सेलरेशन होता है। तो इनिशियल आपको तो आइडिया होगा कि यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से आप लोग कोई भी स्टोन या बॉल को फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट तो जाएगा, वहाँ पर जाके कुछ सेकंड के लिए तो रुकेगा ना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि v तो कुछ सेकंड के लिए 0 होगा, इसको आइडिया रखिए। तो जब v का आपको 0 यहाँ पे रखा जाए, u आपका 60 है, क्या है 60 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है आपका 10 लेते हैं हम, लगभग क्या लेते हैं 10 होता है, 9.8 होता है, और टाइम ले लिए, और यह ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, माइनस ले लीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से माइनस माइनस तो कट जाएगा, 0 का तो वैल्यू रहा नहीं, -60 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू यहाँ से आपका 6 सेकेंड आ गया। अब t यहाँ से जाने में लगे, जितना जाने में लगा उतना आने में लगा, तो 6 2 जा कर लीजिए, तो कितना आ गया 12 सेकेंड्स आ गया। तो यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लिजिबल है, बोल दिया है पहले ही, तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो जितना जाने में लगा है उतना ही आने में लेंगे। तो 6 2 जा 12 सेकेंड लग जाएगा उसको यहाँ से आने में। फार्मूला v माइनस यू इज इक्वल टू AT होता है, तो इसको याद रखिएगा। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तभी जो है से इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर प्लस 2s और v माइनस u इज इक्वल टू AT, तीनों के तीनों आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगता है। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये सब लागू होता है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना रहे तो यह जो है लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि एक यूनिफॉर्म होता है, जिसके चलते आप लोग ये फार्मूला यहाँ पे लगा के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 सेकंड हो गया। कैसे न्यूमेरिकल सोल्व किया देख लीजिएगा। 14 देखते हैं। द कलर इन वाटर इज डिटरमाइंड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। एक इंस्ट्रूमेंट के यूज करके आप लोग अलग अलग जो कलर होता है वाटर में, उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पानी में रंग को, ठीक है। किस उपकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटोमीटर, टीनोमीटर या फिर ओस्मोमीटर। देखिए इसका करंट आंसर हो जाएगा टीनोमीटर। तो टीनोमीटर का यूज करके आप लोग जो है से अलग अलग कलर को तोड़ देते हैं। टीन मतलब समझिएगा, टीन से आप लोग तोड़ दिए, तो अलग अलग कलर को आप लोग तोड़ देते हैं किससे? टीनोमीटर का यूज करके। बाकी ओस्मोमीटर जो होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को आप लोग यूज करते हैं ना, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ऑस्मेटिक प्रेशर। उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होता है उसके लिए यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटोमीटर वगैरह, ठीक है, लगभग सेम यूज है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका यूज होता है। करेक्ट आंसर हो गया आपका C। ओके, तो इसको याद रखिएगा। कलर ऑफ वाटर, वाटर तो ऐसे आपका रंगहीन गंधहीन गैस होता है, pH वैल्यू इसका 7 होता है, और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन आपको, न्यूट्रल सॉल्वेंट है, आपको मालूम होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिएक्ट आइदर विथ हॉट और कोल्ड वाटर। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा न तो कोल्ड वाटर के साथ न ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम। देखिए सारा का सारा यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा एक्सेप्ट एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है से कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। ये लगभग ये सब जितना दिख रहा होगा आपको ऊपर वाले, सारा जो रिएक्ट कर जाते हैं एल्यूमिनियम को छोड़कर, ठीक है। एक हाईली बोल सकते हैं कि मतलब लेस रिएक्टिव मेटल के अंतर्गत आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी सोडियम है, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सब दो तो बहुत हाईली रिएक्टिव है। तो अभी तो थोड़ा कैल्शियम थोड़ा कम है, दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव है। और उसमें पोटेशियम अव्वल दर्जे का है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कोई नहीं है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देख सकते हैं आपको लोग सोडियम आता है, इसको तो केरोसिन ऑयल में डालकर रखना पड़ता है आपको, केरोसिन ऑयल में यानी कि मिट्टी का तेल में, ना तो ऐसे भी आग पकड़ लेता है। ओके चलिए, आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। हॉट और कोल्ड वाटर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। यहाँ तक आते हैं और लगता है कि ये वीडियो लाइक करने के लायबल है, तो इसको लाइक कर दें, ओके, और शेयर भी कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। वंदे भारतम।